जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। कल हमने देखा कि पूरा सहारनपुर शहर सिखों की खालसा फौज ने जमी दोस्त कर दिया। जुलाई 11 1710 को ननौटा घुसे जो खालसा है, उन्होंने एक ही दिन में 1200 मोमिनों को काट डाला। और यही था मित्रों वो फूटा शहर, जो आज भी फूटा शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो वही था। 1200 मोमिनों को एक ही दिन में काट डाला गया। सभी ये यूपी का पश्चिम का थोड़ा सा इलाका सिखों के अब हाथ आया, तो तभी सभी दोआब के जितने भी अमीर उल मोमिनीन थे वो अवध और दिल्ली भाग गए। अब खालसा ननौटा से सीधा घुसे जलालाबाद की तरफ। जलालाबाद में जलाल खान ने अपने एक भतीजा था उसका हजबर खान को लड़ाई के लिए भेजा, लेकिन मात्र 2 घंटे में हजबर और 600 गाजी मोमिन मारे गए। उनके पीछे जमाल और पीर खान के ताजे तरीन पठान रिजर्व फोर्स खड़ी थी। अब वो सामने आ गए। ये लड़ाई 3 दिन तक चली। ये उसके बाद में जलाल का एक बेटा था दीनदार अली खान। वो दीनदार अली खान और 700 पठानों को लेके आया। पीर खान वहीं काटा गया। अब तो सिखों ने बचे हुए सारे 700 मोमिनों को ही घेर दिया, लेकिन वहां से दीनदार अली ने तगड़ी फाइट दी और अपने भाई का शव लेके जलालाबाद भाग गया। 20 दिन तक मित्रों जलालाबाद में सिख रहे। बारिश का मौसम था और किले के अंदर जलाल खान ने खुद को बंद करवा दिया था। अब 20 दिन से कोशिशें जारी थी, लेकिन खालसाओं के हाथ में किला नहीं लग रहा था। बारिश भी थी, ये भी सच है। कृष्णा नदी उफान पे थी और वहीं सिखों को मित्रों संदेशा मिला कि मध्य पंजाब में फौज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां बादशाह के फौज ने सिखों को घेरा है। तो ये सुन के जितने भी जलालाबाद के सिख थे वो वहां जलालाबाद से निकले और करनाल लौट गए। अब यहाँ किले के अंदर जलाल ने सांस ली। फिर बाद में जलाल ने अपना असली चेहरा दिखाया। जलाल खान ने ये उनरसा और निरौरी में बसे जितने भी सिख थे, ये बड़े सामान्य सिख थे, उनके साथ अब इन्होंने अत्याचार शुरू किए और अपनी हार की जो भड़ास थी वो हमारे गरीब बेचारे सिखों पे निकाली। दिल्ली का एक गवर्नर था असफुद्दौला खान। असफुद्दौला खान ने जलाल खान और उसके बेटे को सम्मानित करके बड़ा औहदा दिया। देखिए ये भांड कैसे हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद अमृतसर के जो सिख थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अब वैसे देखा जाए तो अमृतसर के खालसाओं के लिए लाहौर घुसना आसान होना चाहिए, लेकिन लाहौर तो इस्लामियों का गढ़ था, तो लाहौर में घुसना आसान नहीं था। वैसे कसूर में भी घुसना आसान नहीं था, क्योंकि कसूर में खिलजी पठान डट के खड़े थे और उन तैयारी के साथ खड़े थे। तो खालसाओं ने क्या किया, लाहौर को छोड़ दिया और गुरदासपुर, बटाला, कलानौर जीत लिया। उस टाइम बटाला कश्मीर और काबुल के सामान का मुख्य बाजार था, तो सीधी बात है खालसाओं को वहां जम के पैसा मिला। अब खालसा वहां से पठानकोट गए। पठानकोट उन्होंने जीत लिया।
यही समय था जब लाहौर में एक सैयद असलम खान नामक बड़ा कमजोर अय्याश फौजदार था। ये जो सिखों की आंधी चल रही थी, वो सुन के मात्र ये साला डरा हुआ तवायफ के बाजार में घूमने वाला ये सैयद असलम खान सिखों का सामना करने के लिए लाहौर शहर के बाहर क्या, लाहौर शहर के अंदर भी तैयार नहीं था, इतना डरपोक था। तो ये डरपोक को देख के गांव के, लाहौर शहर के काजी, मुल्ला, राज दरबारी जो भी थे, वो एक साथ आ गए। एक साथ आके फिर भौंकने लगे, इस्लाम खतरे में है। भाई इनका इस्लाम 632 से आज तक खतरे में ही है। अब इन भांडों ने, मुल्लाओं ने शहर में ही वो हर जगह पे उनका होता है ना हरा हैदरी झंडा, वो हरा हैदरी झंडा लगा दिया। सभी धर्मांतरित अशराफ, पसमानदा 72 फिरकों के जो भी इस्लामी मोमिन थे, अब उनको ये लोग आवाज़ देने लगे। सारे मोमिन लाहौर के ईदगाह पे इकट्ठा हुए और उनका जो डरपोक फौजदार था सैयद असलम, उसके विरुद्ध नारा देने लगे। ये सब सैयद ने देखा कि भाई मेरे ही शहरवासी मोमिन मुझे डरपोक, नाकाम और नापाक मोमिन बुला रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने फरीदाबाद के अताउल्ला खान और मुहिब खान को अपनी गाजी फौज भेजने का आग्रह किया। लेकिन मित्रों, इसमें आप एक दुर्भाग्य देखो, असलम खान ने और एक को आग्रह किया, और वो भी दिल्ली से। तो इस सिखों के विरुद्ध के जिहाद में दिल्ली से उसका साथ देने आया राजा तोडरमल का पोता पहाड़मल। ये है मित्रों गद्दारी की परिसीमा, तलवे चाटने की ये वंश परंपरा। महान है भाई राजा तोडरमल और उसका परिवार। हम सब एक मुख से जयचंद 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 को गद्दार कहते, तो ये तोडरमल भाण क्या है? सोचो मित्रों, सोचो। हाँ, और आज से वो क्या कहते हैं, जयचंद को गद्दार कहना छोड़ दो। और बहुत सारे गद्दार थे जो सच में गद्दार थे। पहला गद्दार तो वो खूनी मोहिउद्दीन चिश्ती था, दूसरा था वलीउल्लाह जिसने अब्दाली को बुलाया, और ये तोडरमल। ऐसे गद्दार, ये सही मायनों में गद्दार है भाई साहब। जयचंद गद्दार नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। आप भी सोचो और मुझे SMS करो। सिखों ने मित्रों 4 ग्रुप किए थे। एक मांझा इलाके के लिए, यानी अमृतसर लाहौर के आसपास का देहात का इलाका जो है। दूसरा था रियार की ये कंदी की तरफ जो पड़ता है गुरदासपुर जिले में, उसके लिए दूसरा ग्रुप था। तीसरा ग्रुप लाहौर के लिए बनाया था, और चौथा रिजर्व ताज़ा तरीन रखने के लिए रखा था। अब ये लाहौर वाला ग्रुप था, ये तो रावी नदी के किनारे एक भारत नाम का गांव था। उस गांव के किले में ये फौज खड़ी थी। उस किले का नाम था किला भगवंत राय। अब ये किला भगवंत राय में सिख फौज अंदर थी, तो वहाँ लाहौर से यह अपने लाहौरी हैदरी झंडे वाली जो फौज है वो भारत में घुस गई, भारत गांव में घुस गई। वहाँ पे संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ किले के अंदर सिख डट के मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक दिन रात को मौका देख के सभी खालसा फौज वहां से फुर्र करके उड़ गई।
अब सुबह मोमिनों ने देखा तो मोमिन हैरान हो गए कि भाई यहाँ पे तो एक भी खालसा फौज के सिख है ही नहीं। तो हताश होके फिर लाहौर लौटे और फिर जो इस्लामी करते हैं वही किया। लाहौर में हिंदुओं के ऊपर अपनी भड़ास निकाली। अब क्या बोले ये कोई विवेक नहीं है, कोई नीति नहीं है, हाँ? जंगल राज है इनके। असल में ना इन इस्लामियों के दिमाग में जंगल है, उन विवेक ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। अब ये वहाँ किले से जो जितने भी खालसा फौज के सिख भागे थे वो लाहौर के कोटला बेगम में एकजुट हो गए, एक साथ आ गए। वहाँ पे ये हैदरी फौज उनके पीछे घुस गई, भयंकर युद्ध छिड़ गया वहाँ पे। लेकिन इस बार सिखों ने कमाल किया, वो बिल्कुल खुले में आमने सामने लाहौरी हैदरी झंडे वाली जो मोमीन फौज थी उनके साथ वो आमने सामने भिड़ गए। वहां पे भाई साहब गाजियों की भूतों न भविष्यति कत्ल हुई है, गाजी वहां से भाग गए। और यही समय था जब बाबा बंदा बहादुर जमुना तट पर जलाल खान के साथ वहां पे लड़ रहे थे। अब यहाँ कोटला बेगम में ये अपने भगोड़े जख्मी गाजी जो थे वो लाहौर वापस भागते 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 एक बिलोवल करके कोई गांव है वहां पे ये रात को रुक गए। अब बिलोवल के किले में कुछ रुक गए, कुछ बाहर भी थे। तो इन्होंने सोचा होगा कि भाई चलो सुबह लाहौर चलते हैं, बिकॉज लाहौर उस गांव के बिल्कुल नजदीक था। सुबह तड़के क्या हुआ, सुबह तड़के अचानक वहां गांव में झाड़ियों से निकले सिखों ने वहां पे प्रचंड प्रहार किया। मात्र 50-60 कुछ गाजी और उसमें सरदार भी थे, वो लटका मुंह लेके लाहौर लौटे। और जब वो लौटे तो उनके पास ना हथियार थे, ना हाथी थे, ना घोड़ा थे, ना गोला बारूद था। और वहीं बिलोवल में उनका सरदार था मुर्तजा खान और ये हमारा गद्दार तोडरमल का पोता पहाड़मल, ये दोनों वहीं उसी सुबह तड़के काटे गए हैं। इस प्रकार के घमासान से मित्रों जलंधर और होशियारपुर अलग रह सकते हैं क्या, अछूते रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोआब के खालसाओं ने तुरंत अपना भी इलाका वहां मोमिन मुक्त कर दिया, अपने जत्थेदार वहां पे तुरंत बाबा ने नियुक्त कर दिए। अब एक नाम है शम्स खान खलाफजाई पठान, ये जलंधर का फौजदार था। वैसे ये शम्स खान है, ये सुल्तान अहमद खान खलाफजाई का पोता था। और ये अहमद खान खलाफजाई जो था वो यमन का एक राजपूत ये शहजादा था मोहम्मद आजम। अब ये अहमद खान उसका रक्षा प्रतिनिधि था। और ये शम्स खान लड़ाकू तो था ही और बेडर भी था। शम्स खान का बाप था पीर खान, वो बहादुर शाह के पास दिल्ली में था। अब दोआब के ये स्वतंत्र हुए सिख जो थे इन्होंने शम्स खान को पत्र भेजा। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पुत्र खुद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ही लिखा और शरण आने का शम्स खान को आह्वान किया। शम्स खान बहादुर था और चालाक भी था, तो बड़े चालाकी से उसने कुछ समय मांगा
और खालसा फौज से मिलने का भी वायदा कर दिया। जालंधर में जिहाद का नारा अंदर ही अंदर शम्स खान बुलंद करने लगा, मोमिनों को इकट्ठा करने लगा। लेकिन जो पत्र शम्स खान ने उनको सिखों को भेजा था, वो पत्र सुन के मासूम थे बेचारे अपने सिख, तो उन्होंने उसके शम्स खान के वाणी पे विश्वास रखा। लेकिन यहाँ जालंधर में बड़ी संख्या में मोमिनों की फौज शम्स खान ने तुरंत खड़ी कर ली। अब सामने थे सिख जो सुल्तानपुर से नजदीक गांव में एक छोटी गढ़ी में आसरा लिए थे। अब वो सुल्तानपुर से नजदीक गांव में शम्स अपनी सेना को लेकर घुस गया। अब मोमिनों के साथ सिखों की लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में शम्स खान जीत गया। तारीख थी 11 अक्टूबर 1710। अब इस दिन 11 अक्टूबर को सिखों ने वो मैंने जो बोला कि छोटा सा किला या गढ़ी जिसे कहते हैं, वो खाली कर दी। तो सिखों का पीछा चालाक शम्स ने नहीं किया, वो सुल्तानपुर लौट आया। देखिए इनकी चालाकी। और फिर बाद में वही हुआ जो हम लोग सब सोच भी सकते हैं कि वीर सिखों ने वो किला फिर अपने कब्जे में ले लिया। वहां का फौजदार और वहां रखे 200 गाजियों को सिखों ने काट डाला। इस घटना का पूरा रिपोर्ट दिल्ली के बहादुर शाह को 25 अक्टूबर को मिल गया। तब बहादुर शाह था सोनपत में। शम्स और सिखों के बीच 22 बार मुकाबला हुआ मित्रों, 22 बार। लेकिन इस तरह लाहौर शहर छोड़ के पूरे पंजाब और उत्तर पश्चिम हरियाणा का क्षेत्र खालसाओं ने अपने हाथ किया और मुगलों के दिल में भय बिठाया। लेकिन ठानेसर के धर्मांतरित एक राजपूत मोमिन ने उनका दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था। ये बात सच है कि ये पूरे 1.5-2 साल जो है, वो 1.5-2 साल में मोमिन, इत्तेदार, जमींदार, इन सब ने गांव गांव में तगड़ा संघर्ष किया है। और यही वजह है कि सिखों की आंधी जो है ये लाहौर या दिल्ली तक नहीं पहुंची। महाबत खान के नेतृत्व में मोमिन की फौज सोनपत से निकली। उसने 20 अक्टूबर को बहादुर शाह को वहीं से रिपोर्ट भेजी कि ये फिरोज खान ने फतेह हासिल कर ली है। और उस जंग में फिरोज खान ने 300 नानक पंथियों को काट डाला। ये रिपोर्ट फिर वो बादशाह को भेजी गई, तो फिरोज खान मेवाती को 1 लाख रुपया नगद सरहिंद का इत्तेदार बादशाह ने घोषित कर दिया। और वहीं हारे हुए हमारे बाबा विनोद सिंह राम सिंह ठानेसर से सधौरा पहुंचे। वहां क्या हुआ कल देखते हैं। वंदे मातरम।